नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित तरीके की म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। आजकल ये इतना आम हो गया है, लगता है हर कोई इसी की बात कर रहा है। तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, कुछ एनालिसिस भी हैं और कुछ नोट्स भी। आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब की मदद से समझें कि भाई एसआईपी असल में है क्या चीज़, ये काम कैसे करता है पर्दे के पीछे, और सबसे ज़रूरी एक निवेशक के लिए इसके मायने क्या हैं, फायदे भी, और शायद कुछ ऐसी बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई वो जादुई छड़ी है जो छोटी छोटी बचत को करोड़ों में बदल सकती है? ऐसा सुनने में तो आता है, या फिर इसमें कुछ और भी है? चलिए आज इसी को थोड़ा खोलते हैं, इसकी तह तक जाते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से ज्यादातर लोग मासिक करते हैं, एक तय रकम डालते रहना। ये तो शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, पर एक दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों में मिली वो ये कि एक आम धारणा है कि एसआईपी सिर्फ नए या छोटे निवेशकों के लिए है जी। पर ऐसा है नहीं। कई अनुभवी निवेशक भी इसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाते हैं। क्यों? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए, एसआईपी की जो खूबी है ना, वो उसकी सादगी और अनुशासन में है। और ये चीज़ हर तरह के निवेशक के लिए फायदेमंद हो सकती है, चाहे वो नया हो या पुराना। असल में ये एक तरीका है बाजार की टाइमिंग की चिंता से मुक्ति पाने का। आपको ये नहीं सोचना कि अरे बाजार ऊपर है, अभी लगाऊं या रुक जाऊं, या नीचे है तो कितना और गिरेगा। बस एक तय तारीख है, आपका पैसा निवेश हो गया, बाजार चाहे कहीं भी हो। हाँ, ये चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये वाकई काम करती है? मतलब इसको थोड़ा और खोलते हैं। मान लीजिए कोई है, वो हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है। ठीक। अब पहले महीने मान लीजिए बाजार ठीक ठाक चल रहा है, उस 5,000 रुपए में उसे मिली, फर्ज कीजिए 100 यूनिट्स। इसका मतलब हुआ कि उस फंड की नैव यानी नेट एसेट वैल्यू, या कह लें एक यूनिट का भाव 50 रुपए था। अब अगले महीने क्या हुआ? बाजार गिर गया। थोड़ी टेंशन हुई होगी, लेकिन एसआईपी तो ऑटोमेटिक है, पैसा तो कट गया, और क्योंकि बाजार गिरा है तो नैव भी गिर गई। मान लीजिए 40 रुपए हो गई। तो अब उसी 5,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, करीब 125 यूनिट्स। बिल्कुल। और यहीं पर वो सिद्धांत काम करता है जिसे कहते हैं रुपए कॉस्ट एवरेजिंग या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्योंकि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट लगा रहे हैं, तो जब कीमतें यानी नैव कम होती हैं तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। हाँ, और जब कीमतें ज्यादा होती है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं। अब लंबी अवधि में जब आप ये करते रहते हैं तो आपकी जो प्रति यूनिट खरीद की औसत लागत है ना, वो कम हो जाती है। खासकर ऐसे बाजार में जो ऊपर नीचे होता रहता है, यानी वोलेटाइल मार्केट में। अच्छा। हमारे पास एक स्रोत था जिसने पिछले करीब 15 साल के डेटा को देखा, और उसमें ये पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी एसआईपी चालू रखी, उन्होंने बाजार के बड़े उतार चढ़ाव वाले टाइम में, जैसे 2008 की मंदी या 2020 का कोविड वाला टाइम, उन दौर में अपनी खरीद लागत को काफी अच्छे से औसत कर लिया। उन लोगों की तुलना में जिन्होंने शायद डर कर निवेश रोक दिया या फिर एक साथ बड़ा पैसा लगा दिया था गलत टाइम पर। तो ये जो लागत का औसत होना है, यही बाजार के रिस्क को कुछ हद तक कम कर देता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब बाजार जब गिर रहा हो तो एसआईपी निवेशक के लिए डरने की नहीं, बल्कि एक तरह से ज्यादा यूनिट जमा करने का मौका बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है। कुछ लोग कहते हैं कि साप्ताहिक एसआईपी करो, वो मासिक से बेहतर है। क्या इसमें कोई दम है? स्रोत कुछ कहते हैं इस पर? हाँ, इस पर भी बात होती है। देखिए, थ्योरी में, सैद्धांतिक रूप से, अगर आप ज्यादा बार निवेश करते हैं, जैसे हफ्ते में, तो रुपए लागत औसत का फायदा शायद थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा, बेहतर मिल सकता है, खासकर अगर बाजार बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो ज्यादातर स्टडीज ये दिखाती हैं कि मासिक एसआईपी और साप्ताहिक एसआईपी के फाइनल रिटर्न में कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अंतर नहीं आता है। और ज्यादातर लोगों के लिए मासिक एसआईपी मैनेज करना आसान होता है, क्योंकि सैलरी वगैरह भी महीने में आती है। हाँ, ये बात तो है। तो जरूरी चीज है नियमितता। आप लगातार निवेश कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि आप हर हफ्ते कर रहे हैं या हर महीने। ठीक है, तो ये रुपए लागत औसत वाला फंडा तो क्लियर हुआ, एक बड़ा फायदा है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे कई बार आइंस्टाइन ने कहा था या नहीं पता नहीं, पर कहते हैं दुनिया का 8वां अजूबा, कंपाउंडिंग। हाँ, हाँ? कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। हाँ। ये कैसे काम करता है एसआईपी के साथ? देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब है रिटर्न पर रिटर्न कमाना। बहुत सिंपल है।
आपने एसआईपी से पैसा लगाया, उस पर आपको कुछ मुनाफा हुआ, रिटर्न मिला। ठीक है। अब वो मुनाफा वापस उसी फंड में जुड़ गया, रीइन्वेस्ट हो गया। तो अगले बार जब रिटर्न कैलकुलेट होगा वो सिर्फ आपके मूल निवेश पर नहीं होगा, बल्कि उस पिछले वाले रिटर्न पर भी होगा जो अब आपके निवेश का हिस्सा बन चुका है। ओह, तो मतलब पैसा खुद ही और पैसा कमाने लगता है। बिल्कुल, वो स्नूबॉल वाला उदाहरण है ना। हाँ हाँ, सुना है मैंने। एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कता है। हाँ, शुरुआत में तो धीमा लगता है, पर जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ जोड़ता जाता है और उसका साइज भी बढ़ता है और उसकी स्पीड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। शुरुआत में असर शायद उतना ना दिखे, पर समय के साथ इसका प्रभाव एक्सपोनेंशियली यानी तेजी से बढ़ता है। इसका कोई उदाहरण है, मतलब समझने के लिए? हाँ, एक स्रोत में काफी अच्छा उदाहरण था। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं और मान लेते हैं कि दोनों को 12% सालाना का औसत रिटर्न मिलता है। ठीक। पहला दोस्त 25 साल की उम्र में शुरू करता है और सिर्फ 15 साल तक निवेश करता है, यानी 40 की उम्र में बंद कर देता है। ओके, 15 साल। दूसरा दोस्त थोड़ा लेट शुरू करता है, 35 की उम्र में, पर वो ज्यादा लंबे समय तक 25 साल तक निवेश करता है, यानी 60 की उम्र तक। तो दूसरे ने ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा लगाया कुल मिला के। हाँ, कुल निवेश दूसरे का ज्यादा है, लेकिन जब दोनों 60 साल के होंगे तो पता है किसके पास ज्यादा पैसा होगा? किसके पास? पहले वाले के पास। बिल्कुल, पहले वाले के पास। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 10 साल पहले शुरू किया था। उन शुरुआती 10 सालों ने कंपाउंडिंग को काम करने के लिए इतना ज्यादा समय दे दिया कि उसका असर बहुत बड़ा हो गया। अरे वाह, समय ही कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ जल्दी शुरू कर देना कितना बड़ा अंतर ला सकता है। और ये शायद हमें अगले फायदे पर लाता है, अनुशासन। अनुशासित निवेश, एसआईपी, इसमें कैसे मदद करता है? एसआईपी का जो ऑटोमेटिक तरीका है ना, कि पैसा बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाता है, वो एक तरह का जबरदस्ती वाला अनुशासन ले आता है। हाँ, मतलब सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल, हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं होती हैं। बाजार गिरता है तो डर लगता है सब बेच के निकल जाए। बाजार चढ़ता है तो लालच आता है कि अरे और पैसा लगा दूं, कहीं मौका चूक ना जाए। हाँ, ये तो होता है, फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जैक्टली। एसआईपी इस इमोशनल रोलर कोस्टर से आपको बचाता है। निवेश चलता रहता है, आपका मूड कैसा भी हो, बाजार की खबरें कैसी भी हो, एक अनुशासन बना रहता है। मैंने पढ़ा भी था स्रोतों में कि एक आम गलती जो एसआईपी निवेशक करते हैं वो यही है कि जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है वो घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि हमने अभी बात की, वही तो टाइम होता है ज्यादा यूनिट्स खरीदने का। सही बात है। तो ये अनुशासन बनाए रखना, ये शायद एसआईपी का एक छुपा हुआ पर बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक और अच्छी बात है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एक बार एसआईपी शुरू कर दी तो आप बंद गए। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई या कोई बोनस आ गया, हाँ। आप चाहें तो अपनी एसआईपी की रकम बढ़ा सकते हैं। कई फंड हाउस तो स्टेप अप एसआईपी की सुविधा भी देते हैं। स्टेप अप एसआईपी वो क्या है? उसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपकी एसआईपी हर साल मान लीजिए 10% या 500 रुपए से अपने आप बढ़ जाए। इससे आपका निवेश आपकी बढ़ती आय के साथ बढ़ता रहता है। अच्छा। ये तरीका महंगाई को मात देने में भी बहुत कारगर है, क्योंकि आपका निवेश भी समय के साथ बढ़ रहा है। ये तो बढ़िया फीचर है। अच्छा, और अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, क्या एसआईपी बीच में रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप जब चाहें अपनी एसआईपी को रोक सकते हैं, मतलब पॉज कर सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। और अगर जरूरत हो तो अपना जमा किया हुआ पैसा निकाल भी सकते हैं। हाँ, कुछ खास तरह के फंड होते हैं जिनमें लॉक इन पीरियड होता है, जैसे ईएसएलएस, टैक्स बचाने वाले फंड। उनमें आप पैसा जल्दी नहीं निकाल सकते, लेकिन ज्यादातर ओपन एंडेड फंड्स में ये सुविधा होती है। हालांकि सलाह यही दी जाती है कि अगर आपने किसी लंबे लक्ष्य के लिए शुरू किया है तो उसे जारी रखें, तभी कंपाउंडिंग और रुपए लागत औसत का पूरा फायदा मिलेगा। सही बात है। पर यह जानना कि जरूरत पड़ने पर आप पैसा निकाल सकते हैं, ये एक तरह की मानसिक शांति देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक वो बड़ा सवाल जो हमेशा आता है, एसआईपी करें या एक मुश्त, मतलब लमसम निवेश, इनमें से बेहतर क्या है? क्या हमारे स्रोत कुछ रोशनी डालते हैं इस पर? हाँ, ये क्लासिक डिबेट है और इसका जवाब सीधा ये बेहतर है वाला नहीं है। देखिए, दोनों के अपने फायदे हैं और अपनी जगह है। एसआईपी, जैसा हमने इतनी देर बात की, वो बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करता है रुपया लागत औसत से।
और अनुशासन लाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं या जो बाजार की टाइमिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। और एक मुश्त या लमसम निवेश तब फायदेमंद हो सकता है जब आपको लगता है कि बाजार काफी नीचे आ गया है और यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद ज्यादा है। अगर आपकी टाइमिंग सही बैठ गई, मतलब आपने बिल्कुल निचले स्तर पर पैसा लगा दिया, तो हो सकता है कि एक मुश्त निवेश आपको एसआईपी से ज्यादा रिटर्न दे दे। लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, रिस्क ये है कि अगर आपकी टाइमिंग गलत हो गई, मान लीजिए आपने तब पैसा लगाया जब बाजार बिल्कुल पीक पर था और उसके बाद गिर गया, तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। तो मतलब कोई फिक्स जवाब नहीं है? नहीं, ये निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता, उसके पास कितनी रकम है और बाजार को लेकर उसकी समझ पर निर्भर करता है। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास अचानक से कोई बड़ी रकम आ गई, बोनस मिला या कोई प्रॉपर्टी बेची, तो उसे क्या करना चाहिए? सीधा एक मुश्त डाल दे इक्विटी फंड में या उसे एसआईपी में बदले? यहाँ एक बीच का रास्ता है जो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और जिसका जिक्र कुछ स्रोतों में भी है। उसे कहते हैं एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एसटीपी, ये नया है, ये क्या होता है? इसमें आप ऐसा करते हैं कि वो जो बड़ी रकम है उसे पहले एक कम जोखिम वाले फंड में डाल देते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड। ठीक है, जहां रिस्क कम हो। हाँ, और फिर उस फंड से हर महीने या हर हफ्ते एक तय रकम ऑटोमेटिकली आपके चुने हुए इक्विटी फंड में ट्रांसफर होती रहती है। अरे, तो ये तो एक तरह से एसआईपी ही हो गई, बस पैसा पहले से एक जगह रखा हुआ है। बिल्कुल, इससे आपको वो जो एकमुश्त पैसा है उस पर भी रुपए लागत औसत का फायदा मिल जाता है और बाजार की गलत टाइमिंग का रिस्क कम हो जाता है। वाह, ये एसटीपी वाला पॉइंट तो बहुत काम का लगा मुझे। अच्छा, चलिए मान लिया किसी ने तय कर लिया कि हाँ एसआईपी करनी है। अगला बड़ा सवाल आता है, किस फंड में करें? म्यूचुअल फंड तो इतने सारे हैं, एसआईपी के लिए सही फंड कैसे चुनें? क्या स्रोत इस पर कुछ गाइडेंस देते हैं? देखिए, स्रोत आपको सीधे फंड का नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो फिर पर्सनल सलाह हो जाएगी, लेकिन वो कुछ सामान्य सिद्धांत जरूर बताते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज, अपना लक्ष्य तय कीजिए। आप निवेश क्यों कर रहे हैं? क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए, या बस वेल्थ बनानी है? लक्ष्य क्यों जरूरी है? क्योंकि लक्ष्य से तय होगा कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है, आपका टाइम होराइजन क्या है। और लक्ष्य से ये भी तय होगा कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। जी। दूसरी बात, अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझें। क्या आप शॉर्ट टर्म में नुकसान देखकर घबरा जाते हैं या आप लंबी अवधि का सोचकर टिके रह सकते हैं? अगर आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं और आपका लक्ष्य भी दूर है, मान लीजिए 10-15 साल बाद का, तो आप शायद इक्विटी फंड एसआईपी चुन सकते हैं। अगर आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो शायद डेट फंड एसआईपी बेहतर हो, या फिर हाइब्रिड फंड जो दोनों का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, लक्ष्य और जोखिम क्षमता। और तीसरा, फंड का पिछला प्रदर्शन देखिए, पर सिर्फ उसी के आधार पर फैसला मत लीजिए, क्योंकि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। तो और क्या देखें? देखिए कि फंड मैनेजर कौन है, उसका अनुभव कैसा है, फंड हाउस की रेप्यूटेशन कैसी है, और एक बहुत जरूरी चीज जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, फंड का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड को मैनेज करने का खर्चा। हाँ बिल्कुल, ये वो सालाना फीस है जो फंड हाउस आपसे फंड चलाने के लिए लेता है। एक स्रोत ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि लंबे समय में ये छोटा सा दिखने वाला प्रतिशत भी आपके रिटर्न पर बड़ा असर डाल सकता है। कैसे? सोचिए, अगर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है और दूसरे का 2%, और दोनों का बाकी प्रदर्शन एक जैसा है, तो लंबे समय में 1% का फर्क बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, खासकर कंपाउंडिंग की वजह से। तो कोशिश करें कि कम एक्सपेंस रेशियो वाला अच्छा फंड चुनें। समझ गया, यानी सिर्फ एसआईपी शुरू करना ही काफी नहीं है, सही नाव यानी सही फंड चुनना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लें। क्या एसआईपी में सब अच्छा ही अच्छा है या इसमें कुछ जोखिम भी है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि उम्मीदें सही रहें। सबसे बड़ा जोखिम तो वही है जो म्यूचुअल फंड से जुड़ा है, यानी बाजार का जोखिम, मार्केट रिस्क। एसआईपी कोई गारंटीड स्कीम नहीं है। आपका पैसा आखिर में तो शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार में ही लग रहा है। अगर बाजार लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आपकी एसआईपी में भी नेगेटिव रिटर्न आ सकता है, यानी नुकसान हो सकता है। हाँ, एसआईपी उस नुकसान को शायद थोड़ा कम करने में मदद करे रुपए लागत औसत से,
लेकिन वो उसे खत्म नहीं कर सकती। ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, बाजार जोखिम तो है, और क्या गलतियां हो सकती? एक गलती की बात तो हमने पहले की, डर कर एसआईपी रोक देना या बंद कर देना, खासकर जब बाजार गिरा हो। दूसरी गलती है बहुत ज्यादा अवास्तविक उम्मीदें पाल लेना। विज्ञापनों में भले ही दिखाया जाए कि एसआईपी से करोड़पति बन गए, पर ये कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है। सही बात है। इसमें धैर्य की बहुत जरूरत होती है। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तीसरी गलती जिसकी बात अभी हुई, गलत फंड चुन लेना, अपने लक्ष्य या जोखिम क्षमता के हिसाब से न चुनना, या फिर एक्सपेंस रेशियो जैसी चीजों को नजरअंदाज कर देना। और एक और गलती, समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा न करना। एसआईपी ऑटोमेटिक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सेट करके भूल जाएं। साल में कम से कम एक बार तो देखना चाहिए कि आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अब भी आपके लक्ष्यों के लिए सही है या कहीं कोई बदलाव करने की जरूरत है। तो मतलब ये ऑटो पायलट जैसा तो है, पर ऐसा नहीं कि पायलट सो जाए, बीच बीच में नजर रखनी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लंबी अवधि में पैसा बनाने का एक अनुशासित और हाँ, काफी आसान तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे शेयर बाजार में पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं या जिनके पास रोज रोज बाजार देखने का टाइम नहीं है। रुपए लागत औसत और कंपाउंडिंग, ये इसके दो सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन बाजार का जोखिम हमेशा रहेगा और धैर्य की जरूरत हमेशा रहेगी। इनको भूलना नहीं चाहिए। तो आज हमने एसआईपी की कई परतों को खोलने की कोशिश की, समझा कि ये काम कैसे करता है, वो रुपए लागत औसत का क्या मतलब है, कंपाउंडिंग की ताकत क्या है, अनुशासन कैसे आता है, लचीलापन कितना है। हमने ये भी देखा कि ये एकमुश्त निवेश से कैसे अलग है, एसटीपी क्या चीज है, और हाँ, सही फंड चुनते वक्त क्या देखना चाहिए और क्या गलतियां हो सकती हैं जिनसे बचना चाहिए। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत जो है ना, ये एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है, मुझे लगता है। हाँ। एसआईपी हमें सिखाता है कि नियमितता यानी कंसिस्टेंसी, धैर्य और एक लंबी अवधि का नजरिया रखना, ये वित्तीय लक्ष्यों को पाने के लिए कितना जरूरी है। हाँ, ये तो है। तो क्या जीवन के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे मान लीजिए किसी को अपनी सेहत सुधारनी है या कोई नया स्किल सीखना है या अपने रिश्ते बेहतर करने हैं, क्या वहां भी यही सिद्धांत काम नहीं कर सकता? छोटी छोटी कोशिशें, रोज, लगातार, बिना रुके धैर्य के साथ, क्या पता वहां भी कंपाउंडिंग जैसा ही कुछ जादू हो जाए। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे सोचा जा सकता है।